लेना चाहिए। और रात में किसी एक बच्चे ने ये भी मैसेज करके, मैं तभी ये हिल डुल रहा था कि कल अगले सुबह कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तभी किसी बच्चे ने आपके बैच में से मैसेज करके ये पूछ लिया कि सर कल ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना। तो मैं कंफ्यूज था, मैं बोला नहीं कुछ। कल इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं कंफ्यूज था, मैं कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद इग्नोर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद आता सर बता नहीं रहे हो, मैंने फिर से कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद आता सर बताओ ना, तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलो इंटीग्रल कैलकुलस ही करते। तो अभी इंटीग्रल कैलकुलस के पाले में गेंद आ गई। तो देखो समझो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या चीज है। हालांकि आप बेसिक इंटीग्रेशन तो जानते ही होंगे। इंटीग्रल कैलकुलस देखो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर 4 चैप्टर आता है। एक आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, थोड़ा बड़ा है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा है। डेफिनिट इंटीग्रेशन ये भी थोड़ा बड़ा है। डेफिनिट इंटीग्रेशन ये भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा मजेदार है। मजेदार तो दोनों ही है। तीसरा आता है एरिया, ये बेइंतहा छोटा है। हालांकि ये भी बड़ा है, लेकिन इंडेफिनिट और डेफिनिट पढ़ाते पढ़ाते मैं एरिया पढ़ा चुका होता हूँ। मैं एरिया की सभी चीजें पढ़ा चुका होता, तो मुझे हर पिछले 4 बरस से इस एरिया चैप्टर को पढ़ाने में 40 मिनट नहीं लगते हैं। और ना ही इसके क्वेश्चन कभी ऐसा लगता है कि अब नहीं बना रखे, हमने पहले ही बना रखे होते हैं। इसके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पहले ही बना चुका होता हूँ क्लासरूम में। तो एरिया 40 मिनट से 50 मिनट में बन जाता है, सॉल्व पढ़ के हो जाता है। और जो चौथा सेक्शन है, जो चौथा चैप्टर है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बड़ा नहीं है, एवरेज है एकदम, 7-8 लेक्चर की चीज है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन 7-8 लेक्चर की चीज है। देखो इन सभी चैप्टर्स को मिला करके मेंस में इसके कितनी वैल्यू है। मेंस में इसकी वैल्यू है 1 क्वेश्चन, डेफिनेटली 1 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन की उम्मीद मत करना। अब बहुत ज्यादा बैड लक हो तो 2 क्वेश्चन आएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से 1 ही क्वेश्चन आते हैं। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले तो बैड लक ही समझे। मेंस और एडवांस के अंदर 2 क्वेश्चन हार्डली, मैक्सिमम, और 1 क्वेश्चन आमतौर पर, तो 2 या 1 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। डेफिनेट इंटीग्रेशन से मान लो 1 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ एडवांस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा अच्छा चैप्टर है। उसके बाद एरिया से 1 क्वेश्चन तो पक्का आसानी से देखने को मिलेगा, और ये 1 लेक्चर भी नहीं लगता इस एरिया को पढ़ाने में। तो ये 1 क्वेश्चन इसमें मेंस में जरूर दिखेगा, और 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है। 2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, 2 या 1.5, और 1 क्वेश्चन आजकल आपको मेंस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी वैल्यू है। देखो कुल मिला के मेंस में कुछ क्वेश्चन होते हैं 4 या फिर 5, मिला दिया तो 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एडवांस में क्वेश्चन होते हैं 6 से लेकर के 8 तक, 6 से लेकर के 8 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतनी वैल्यू है। अच्छा देखो बोर्ड की बुक में, जो बच्चे स्टेट बोर्ड वाले हैं ध्यान दीजिए, बोर्ड की बुक में 2 ही चैप्टर मिला के 40% सिलेबस होता है। एक होता है चैप्टर डिफरेंशिएशन, आपकी बोर्ड के बुक के अंदर एक चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा चैप्टर इंटीग्रेशन। अगर आपने ये 2 चैप्टर पढ़ लिए तो आपके बोर्ड का 40% सिलेबस कवर हो जाता है। ये 2 चैप्टर 40% सिलेबस के अंदर है, ज़्यादा है। इसके अंदर पुरानी बुक्स के अंदर तो पागलों जैसी क्वेश्चन रखी पड़ी थी, मतलब बेइंतहा बेशुमार क्वेश्चन रखा पड़ा था। लेकिन अब नई बुक के अंदर थोड़े से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम किया गया। क्वालिटी के साथ कुछ नहीं है, वो पहले भी गुड क्वालिटी नहीं था, अभी भी गुड क्वालिटी नहीं है, ठीक ठाक क्वालिटी है। बोर्ड की बुक्स तो एवरेज ही होंगी ना, तो एवरेज क्वालिटी अब पहले भी थी, अभी भी एवरेज क्वालिटी है। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के साथ थोड़ा सा क्वेश्चन कम किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं किया गया। पहले लगभग 40 to 45% हो जाता था, अब 40% हो जाता है। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आपके लिए ये इंटीग्रेशन ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, और बहुत ज्यादा दम तो होगा नहीं इसके इंटीग्रेशन के अंदर। बेसिक इंटीग्रेशन रहेगा। थोड़े बहुत इंटीग्रेशन आपने पहले से भी पढ़ रखे हो, ध्यान रहे उस इंटीग्रेशन का यहाँ पर कोई मोल नहीं है। पढ़ रखे हो तो ठीक, नहीं पढ़ रखे हो तो ठीक, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। आना क्या क्या चाहिए इन चैप्टर्स को सीखने के लिए? देखो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या आ गया तो सब आ जाएगा, क्या नहीं आया तो कोई नहीं आएगा। वो है ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, आ गया तो सब आ जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आया तो ये नहीं आएगा, भूल जाना। ये 40% भी भूल जाना, ये भी भूल जाना, ये भी भूल जाना। तो फिर बिना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के डेफिनिट इंटीग्रेशन आप सपने में नहीं सोच सकते, एरिया तो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन तो भूल ही जाओ। तो अगर आपने ये आ गया
तो ये सब आएंगे, ये नहीं आए तो ये सब नहीं आएंगे। इसके अंदर एक विशेष बात पढ़ने की यह है कि कभी भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। बाकी चैप्टर्स के साथ अगर आप लेक्चर मिस करते थे तो क्या होता था कि अगले चैप्टर से आप आराम से पिक कर लेते थे, आराम से अगले चैप्टर, अगले लेक्चर या उसके अगले लेक्चर तक आप नॉर्मल हो जाते थे अगर आपका लेक्चर कहीं मिस हो जाता था। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर लेक्चर मिस हुआ तो अगले चैप्टर उसी दिन के बाद से कुछ समझ में नहीं आएगा, इस बात की फुल गारंटी लेता हूं। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस कहता है। अगर ये कभी लेक्चर मिस हुआ या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर समझने में दिक्कत हुआ या बनने में प्रॉब्लम हुआ तो उसके बाद से चैप्टर आपका नहीं हुआ। और ये नहीं हुआ तो ये इसमें से कोई नहीं होगा, लिटरली बता रहा हूं, लिटरली वर्ड मैंने सीखा हूं कल, कोई नहीं होगा। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है हो पाना। ये फाउंडेशन है, बिना फाउंडेशन डाले छत नहीं डाली जा सकती, दीवार नहीं खड़ी की जा सकती, पिलर नहीं बनाए जा सकते। तो ये नहीं बना तो कुछ नहीं बनेगा। इसमें अगर क्लास मिस हुआ तो समझ लो गोल हो गया। और ये मत सोचना कि अगर यहां से क्लास मिल गया तो अभी ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ न पल्ले पड़ेगा, कहीं और से कर लेंगे या फिर बाद में लेक्चर देख लेंगे। भाई साहब, बाद में लेक्चर नहीं देख पाओगे, क्योंकि आज की पढ़ाई हुई लेक्चर आज ही अपीयर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आज जो लेक्चर मैंने पढ़ाया वो आज अपीयर हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि सब दिन अपीयर हो ही जाता है, किसी किसी दिन पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, हमको भी पता नहीं चलता है। ऐसा होता है कि सुबह का लेक्चर आप दोपहर में भी नहीं दिख रहा होता चैनल पे, शाम तक नहीं दिख रहा होता, वो प्रोसेसिंग 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 2-2 दिन तक दिखाते रहता है यूट्यूब। तो ये उसका एल्गोरिथम है, जब प्रोसेस करते रहता है 2-2 दिन तक और नहीं दिखाता है लिस्ट में। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इन सब का मूल है। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सीखने के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए? उल्टा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला दिखाऊंगा। क्या चीजें आनी चाहिए? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आज ही एक शीट बनाओ और सभी फॉर्मूला को लिख लो। तकरीबन 30 फॉर्मूले होंगे आपके बुक के अंदर, 30 फॉर्मूला होंगे जिसको आपको रटने की जरूरत है, जो डिफरेंशिएशन के हैं। जितना क्विकली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा उतना आसान हो जाएगा आपके रीडिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का तकरीबन 35% हिस्सा, सॉरी इंटीग्रेशन का तकरीबन 35% हिस्सा इस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से बनता है। उल्टा होता है, होता तो सभी उल्टा है, लेकिन 35% क्वेश्चन बन जाते हैं। और दूसरा उल्टा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। क्या है ये उल्टा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला? बताऊंगा। उल्टा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है पहले आप समझ लो कि सीधा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सीधी बात है। लेकिन 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखना है, ये है उल्टी बात। तो हमको इस बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं रखना है, हमको इस बार रखना है 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड इसी 1 के इक्वल हो रहा है कभी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक ही चीज के अलग अलग तरीके से लिखने के उल्टा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। इसमें क्या करना है? उल्टा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले। रट्टा मारने वाला चैप्टर है भाई साहब, जितना बढ़िया रट्टूमल हो जाओगे उतना आसानी से क्वेश्चन क्लिक होगा। अगर आप ये सोचते हो कि आपके ये सभी फॉर्मूले पेपर शीट पर लिखे होंगे और आपसे ये क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा, नहीं बनेगा। सभी फॉर्मूले यहाँ दिमाग में रहेंगे तभी आपसे वो क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा, नहीं तो 3-4 लेक्चर तक क्वेश्चन बनेगा लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में अटकने लग जाओगे, उसके बाद आपको याद ही नहीं होगा, नहीं बनेगा, सोच ही नहीं पाओगे, आपका दिमाग ही नहीं बोलेगा क्या करना है। तो ये है, ये इस पर वर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और चौथी बात कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को रटना मारना है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को रट्टा मारना है। क्या मारना है? रट्टा। पहली बार मैं आपको रट्टा मारने का सजेशन दे रहा हूं, पर मैं दे रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बिना रटे हुए नहीं आएगा। आ तो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, समझा तो मैं दूंगा, लेकिन क्या समझा क्या दूंगा, फॉर्मूला प्रूफ थोड़े करने जाएंगे। बट याद रखने की जरूरत है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपने याद नहीं किए तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इतने सारे कंडीशन पर अगर खड़े उतरोगे तो हिम्मत करो, आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर यहाँ ये हिम्मत नहीं हो रहा है, सर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो हमको आज तक नहीं आया, हम सीखेंगे भी नहीं, कसम खा के रखे हैं, तो छोड़ दो, इंटीग्रेशन ना होगा। फिर इंटीग्रेशन का है छोड़ोगे फिर तो पूरा इंटीग्रल कैलकुलस छोड़ दो। इंटीग्रेशन छूटते ही पूरा इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो गया। और ये मत सोचना कि बोर्ड का बच्चा हो तो बिना इंटीग्रेशन के काम हो जाएगा, ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये इंटीग्रेशन बनाने में आपका तो पता नहीं कहां से हवा निकल जाएगी, फुस,
जब स्टेट बोर्ड का बुक खोलोगे इंटीग्रेशन बनाने जाओगे तो 300 बार दीवार पटकोगे, 200 बरस लग जाएंगे बनाने में। कहां से हवा निकलेगी ये तो बुक खोलने के बाद पता चलेगा। पूरे टेक्स्ट बुक में के अंदर 2 चैप्टर ही बहुत बढ़िया है, 3 चैप्टर बहुत बढ़िया है, एक चैप्टर डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया है, उसको बना लेने से आदमी को डिफरेंशिएशन आ जाता है। इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया है, इंटीग्रेशन बना लेने से बच्चे को इंटीग्रेशन आ जाता है एक लेवल तक, हालांकि बहुत लेवल तक नहीं आता लेकिन फिर भी आ जाता है। और तीसरा लॉजिक, उसका लॉजिक बना लेने से भी बच्चे को लॉजिक अच्छे से आ जाता है, उतना अच्छे से जितना अच्छे से जेईई पूछता भी नहीं है। उस स्टैंडर्ड का लॉजिक स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है जिस स्टैंडर्ड का लॉजिक जेईई पूछता भी नहीं। जेईई तो पूछता कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सही है, कौन टोटोलॉजी कौन फैलेसी है। तो बहुत चिल्लर क्वेश्चन जेईई लॉजिक से पूछता है। तो ये सभी बात है, इसमें पूरे सब बात आने चाहिए, भूलना मत, कोई भी चीज भूलना मत। और आज से याद करने के लिए मैं आपको एक फंडा देता हूं, किस तरीके से आप याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फंडा, ट्रिक, तरीका, सभी फॉर्मूले को 10 बार लिखो। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना भाई साहब, है ना। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को पेपर लो और एक आज जो है 3 बार लिख देना। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला मैं देने वाला हूं, आज इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं होगा, आज सिर्फ बेसिक स्टार्ट होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला मैं देने वाला हूं और ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला भी मैं ही देने वाला हूं, तो ये सब रटना है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपके पास पहले से मौजूद है। ये बात दिमाग के अंदर ठोक लेना कि किसी भी हालत में इसके लेक्चर मिस नहीं होने चाहिए। इसके लेक्चर मिस होते ही आपका दुनियादारी बदल जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। इसका लेक्चर मिस होने से उतने बर्बाद हो जाओगे जितने मोहब्बत में बर्बाद नहीं होते लोग। अब आप ये मत सोचने लगना मोहब्बत करके देखते हैं सर कितनी बर्बादी मिलती है। बहुत ज्यादा बर्बादी मिलती है बे, सोचियो भी मत। सुशांत सिंह राजपूत को नहीं देख रहे हो? वो अगर जिंदा होते हैं ना और ऐसी चीजें पता चलती तो फिर से मर जाते एक बार। ये करमजली से हमारा जो है सेटिंग हुआ था, कौन सा बैड लक था बे। सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड आदमी को रिया चक्रवर्ती जैसी गर्लफ्रेंड मिल गई। और उनका तो गणित भी अच्छा था, AIEEE के ऑल इंडिया रैंक 7 थे वो, फिर भी हिसाब किताब नहीं लगा पाए। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। आज मैं कुछ ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो आपको याद करने की जरूरत है। ट्रिगोनोमेट्री ओए होए 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 होए, इसका शीट बना लो और इसको जो है याद करो। ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला चार्ट, इतना सा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर याद रह गया तो जिंदगी में ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित प्रॉब्लम नहीं हो। ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन के अंदर यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है सीधा फॉर्मूला, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर यूज होने होता है 1 इक्वल टू उल्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta minus tan square theta is equal to cosec square theta minus cot square theta। इसी 1 के इक्वल कभी कभी कोई एक एक्सप्रेशन f of x डिवाइडेड बाय f of x भी लिखते हैं। देखो भाई साहब, f of x डिवाइडेड बाय f of x इक्वल टू 1 होता है, ये घर के भाई को भी पता है, लेकिन 1 इक्वल टू कभी कभी f of x बाय f of x लिखना है, ये काम सीखना पड़ेगा। डिफरेंस इंटीग्रेशन में बड़ा काम का होता है, कभी कभी किसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है।
ये एक बात। दूसरा फॉर्मूला ऐसे करके तो मेरे बोर्ड तुरंत भर जाएंगे। देखो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का चेंज जो है एट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑन एट पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स, यानी साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये इस पर पाई प्लस माइनस एक्स पर सभी फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए कि कैसे चेंज होता है सभी ट्रिगोनोमेट्रिक। 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स पर ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, और एक माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये दोनों ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये दोनों फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तीसरा देखना, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला चार्ट, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू टेबल याद होना चाहिए। वैल्यू टेबल बेधड़क याद होना चाहिए। साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो ठीक है। फोर्थ नंबर इसका उल्टा, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी देखना होता है। कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ये माइनस प्लस का क्या मतलब है ये जानते हैं। यहाँ प्लस यूज होगा तो यहाँ माइनस यूज होगा, और यहाँ माइनस ये हुआ तो यहाँ प्लस होगा। पांचवा, टेन ए प्लस माइनस बी का मतलब हो जाएगा टेन ए प्लस माइनस टेन बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। सिक्स नंबर कॉट, कॉट का जरूरत नहीं पड़ता है इसलिए ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिखते। बहुत ज्यादा लिख देंगे तो याद नहीं होगा ना, तकलीफ ये हो जाएगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे अधिक यूजफुल क्या है मालूम? इससे अधिक यूजफुल है कि साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ध्यान देना, ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा सबको क्लिक हो जाता है, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 जल्दी क्लिक नहीं होता, जबकि यूज यही होता है। ज्यादातर केस में ऐसे ही यूज रहते हैं। 7 नंबर, tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सॉरी गलत हो गया, 1 माइनस होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये रहे फॉर्मूले। 8 नंबर, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा। सॉरी 4 कॉस नहीं, सॉरी ये साइन होता है, 4 साइन क्यूब थीटा। 9 नंबर, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला का काम ज्यादा नहीं होता है, cos 3 थीटा का लेकिन होता है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला है। उसके बाद देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला का काम ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। 10 नंबर, साइन एंगल C प्लस साइन एंगल D, ये होते हैं 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2। सॉरी हाँ कोई सॉरी नहीं, कॉस C माइनस D बाय 2। 11 नंबर, साइन C माइनस D, ए है अब यहीं पे माइनस लगा देंगे तो बन जाएगा 2 साइन C
और यहां बन जाएगा माइनस डी, और यहां बन जाएगा माइनस के साथ प्लस आ जाएगा। ध्यान देखना, दोनों लिख दिया। जब प्लस यूज होगा तो यहाँ प्लस यूज होगा, यहाँ माइनस यूज होगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन यहाँ प्लस होगा। cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये बहुत सिंपल है। अगला है cos 11 12 नंबर, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। ये थोड़ा उल्टा होता है, ये होता है 2 sin c प्लस d बाय 2, यहाँ पे माइनस में छेड़छाड़ बदल जाता है, इंटू साइन इसका उल्टा d माइनस सी बाय 2, या फिर c माइनस डी लिखोगे तो यहाँ माइनस लगाओगे। अगर यहाँ इसको d माइनस सी के बदले c माइनस डी भी लिखोगे तो एक माइनस यहाँ लगाओगे, ताकि ये नेगेटिव इसका जो साइन है वो बाहर आ जाए। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये 12 फॉर्मूले हैं जो ट्रिगोनोमेट्री के बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज आते हैं। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होती है बात, बोर्ड खत्म हो रही है इसलिए मैं रुक रहा हूँ, बोर्ड खत्म हो रही है इसलिए मैं रुक रहा हूँ, बात यहाँ खत्म नहीं होती। 5 और फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज आते हैं। फॉर्मूले तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ढेर सारे हैं, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो मैं कलेक्ट करके लिख रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, ये मेरा अनुभव है कि इतने सालों में मैंने देखा हूं कि ये सब फॉर्मूले बार बार इस्तेमाल में आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। इसलिए इसको फ्रिक्वेंटली यूज करने से हमको 70 to 80% क्वेश्चन जो ट्रिगोनोमेट्री पर बेस्ड होता है, और हाँ इंटीग्रेशन के अंदर 70% क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए ये ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही ज्यादा रोल है, और वो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी डिफरेंशिएशन घुसा के रहता है। इसमें जितना अच्छा याद रहेगा ना, पेपर पे लिखे हुए चीज काम नहीं आएंगे, जितना बढ़िया याद रहेगा उतना बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। तो पहले लिखो इन सब चीजों को, लिखो इन सब बातों को। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं सर साइन सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होगा, तो साइन सी प्लस कॉस डी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता। साइन सी प्लस कॉस डी का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता नहीं है। अब कुछ 4 और स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज करने में देखने को मिलता है, अब बहुत ही ज्यादा बार यूज होता है वो, बहुत ज्यादा बार। 2 sin a cos b का फॉर्मूला 13 नंबर, 2 sin a cos b, sin a cos b यानी sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b हो जाएगा। ये sin a प्लस b, जब sin a प्लस b खोलेंगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b, और जब इसी में माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 sin a sin b बच जाएगा। तो sin a प्लस b इंटू माइनस sin a माइनस b, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो गया। जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के सम पर या सब्ट्रैक्शन पे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है ये, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो आसानी से इंटीग्रेट नहीं होगा, लेकिन जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक दो फंक्शन आपस में ऐड कर रहे होंगे तो उस समय इंटीग्रेट करना आसान होगा, इसलिए इसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। 14 नंबर 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का ये एकदम सेम फॉर्मूला डिच्चो। 2 cos a sin b का फॉर्मूला लिखने का मतलब नहीं, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लिखेंगे, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस sin a sin b का सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस करना है, नहीं सब्ट्रैक्ट कर सब माइनस करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ेगा ना, cos a माइनस b, तभी तो साइन कैंसिल होगा। तो cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b ऐड कर देंगे तो दोनों जो sin b sin a है ना वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। 15 नंबर याद होगा फॉर्मूला तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे है, नहीं तो आप सीधा रट लो।
अगर इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो सीधा रट लो। अच्छा 2 sin a sin b, ये भी बार बार काम आएंगे। 2 sin a sin b, अगर 2 sin a और sin a भी होता तो बड़ा आसानी से कर देते। 2 sin स्क्वायर, ये बहुत आसान हो जाता, लेकिन इस केस में ये ऐसा नहीं है। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, तो ये है वो फॉर्मूला। इतने सारे अब कंडीशनल फॉर्मूले होते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो साइन ए साइन बी साइन सी क्या होगा, लेकिन उन सब चीजों का जरूरत ट्रिगोनोमेट्री इंटीग्रेशन के अंदर नहीं आता है। इंटीग्रल कैलकुलस में जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो उसका जरूरत पड़ता है। देखो इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे, 16 नंबर का ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफिकल शेप, ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ हमको आपको हमेशा याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ हमेशा याद रखना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का ग्राफ भी हमेशा याद रखना है। अब ये सब थे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले। अब देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले जिसका हमको बहुत ज्यादा यूज आएगा। ये कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड। जितना बढ़िया फॉर्मूला रटा रहेगा उतना बढ़िया बनेगा, फॉर्मूला नहीं रटा रहेगा नहीं बनेगा। एकदम सीधा फंडा है। पहला कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 होते हैं। इसी के इक्वल टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होते हैं। दूसरा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, देखो जरा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स है, और तीसरा देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये भी एक्स है। आप बोलोगे क्या नया है, ये और ये दोनों एक ही बात है? नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इसमें एक्स की वैल्यू कुछ और है, इसमें एक्स की वैल्यू कुछ और है। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यहां एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू जिस पर साइन एक्स -1 से +1 होती हो, तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। एक्स इस केस में एक्स की वैल्यू हम -π/2 से लेकर के +π/2 तक। लेकिन अगर साइन इनवर्स ऑफ के केस में एक्स आर्गुमेंट में, साइन इनवर्स के केस में एक्स आर्गुमेंट में, तो इस केस में एक्स की वैल्यू -1 से +1 तक होगी। अब समझ में आ गया कि कैसे डिफरेंट है ये? x बिलोंग्स टू -1 to +1। इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ 10x एंड tan इनवर्स ऑफ 10x एंड tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ये दोनों x की वैल्यू x ही आती है, लेकिन x की अलग अलग वैल्यू के लिए। cos इनवर्स ऑफ cos x एंड cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, ये दोनों अलग अलग बात है। दोनों की वैल्यू भले ही x आती है, लेकिन x की अलग अलग वैल्यू के लिए। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि ये x और ये x में अंतर है। इस केस में x की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक है, और इस केस में x की वैल्यू -1 से +1 तक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आइडिया है जो आपको समझना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के ज्यादातर फॉर्मूले इस्तेमाल में नहीं आते हैं। इतने फॉर्मूले इंटीग्रेशन के लिए सफिशिएंट हैं। बाकी जो आएंगे वो आपको याद करने से काम नहीं चलेगा, और जिस दिन आएगा उस दिन हम बताएंगे फॉर्मूला और उसका इस्तेमाल भी बताएंगे। वो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं है ट्रिगोनोमेट्री में, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फ्रिक्वेंटली यूजफुल नहीं है। तो ये कुल मिला के आपको 20 फॉर्मूले लगभग हैं। 15 है जो डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री के हैं, और 4-5 वो होंगे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के होंगे। तो ये 20 फॉर्मूले से आपका पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री का सार अब आपके सामने है। 20 लेक्चर पढ़ाए थे ट्रिगोनोमेट्री, वो नहीं भी याद है कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यार, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे न मेंस क्वेश्चन पूछता है न एडवांस। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा सेगमेंट है, हाँ 10 साल पहले खूब क्वेश्चन आते थे, 10 साल 15 साल पहले, उस समय ट्रिगोनोमेट्री की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन आजकल नहीं है, क्योंकि उससे न मेंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 1-1.5 क्वेश्चन पूछता है, और वो 1-1.5 क्वेश्चन बच्चा अगर थोड़ा तेज है तो वो कैसे न कैसे करके बना ही लेता है। थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ा ही रहता है और वो बना ही लेता है। हमने तो यही देखे हैं कि बना ही लेता है, जितना बच्चा है वो सब बना लेता है। फार्मूला पुट करके, ऑप्शन ही पुट करके आंसर निकाल देता है। अक्सर केस में ट्रिगोनोमेट्री में तो ऑप्शन ही पुट करके आंसर निकाल देता है। तो आंसर निकालने से मतलब है
तो अगर आपने उतना भयंकर ट्रिगोनोमेट्री से डर गए होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो जो 20 फॉर्मूले अभी पढ़ाया, ये सिर्फ 20 फॉर्मूले आपको ट्रिगोनोमेट्री में सफिशिएंट है। ना, मोर देन सफिशिएंट नहीं बोलेंगे, सफिशिएंट भी नहीं बोल सकते, बिलो देन सफिशिएंट समझ लो। सफिशिएंट से थोड़ा कम है ये, लेकिन है लगभग सफिशिएंट। तो ये थे ट्रिगोनोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में एक बार देख लेता हूं, कहीं एक दो फॉर्मूला और जो मैंने सोच रखा होगा। रात में मैं सोच रहा था तो मैं चिंतित हो रहा था कि यही वो चैप्टर है जब पिछले साल मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, तो यही वो क्लासरूम है, भरी हुई खचाखच भीड़। ऐसे खचाखच भरी हुई भीड़ में पढ़ाने का जो फील था वो अलग था। मैं छत पे बैठ करके पढ़ाई कर रहा था रात को, और मैं ये सोच रहा था कि कल क्या पढ़ाना है, एंड देन डिसाइड हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री, ये इंटीग्रेशन पढ़ाना है। तो उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि पिछले साल की बात है, उसके पिछले साल खचाखच भरे हुए बैच में, उसके पिछले साल खचाखच भरे हुए बैच में उल्लू लुलू लुलू, क्या मजा था। और अभी कोई नहीं है, ना वो दुनिया ना वो दिन। कैसा हो गया भाई। अब तो मैं बोलता हूँ सिर्फ स्कूल कॉलेज में बंद है, उसको भी खोल ही दो जब इतना सब कुछ खोल दिया हो। तो काहे बच्चे का नुकसान कर रहे हो, बच्चे का सबसे भयंकर नुकसान हो रहा है। रुको, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का कोई भी फॉर्मूला काम का नहीं है। एक आइडिया के लिए लिख देता हूं, नहीं क्यों कंफ्यूज करेंगे, नहीं लिखते। जब यूजफुल नहीं है तो लिखने का क्या मतलब है। लोगैरिथम के फॉर्मूले सारे याद है ना, लोगैरिथम के फॉर्मूले याद है ना, बहुत काम आएंगे। लोगैरिथमिक फॉर्मूला 15 के बाद 18 नंबर 19 नंबर क्या क्या याद करना है। लोगैरिथमिक फॉर्मूला, लोगैरिथमिक फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, लोगैरिथम, ये सब देख लिया, सिर्फ लोगैरिथमिक फॉर्मूला देखना है, सफिशिएंट है इतना फॉर्मूला, सफिशिएंट। और उसके बाद डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मत भूलो। तो डिफरेंशिएशन का आज एक फॉर्मूला टेबल बनाओगे, सबसे पहले तो होमवर्क लिख लो कि करोगे क्या। डिफरेंशिएशन का आज एक फॉर्मूला टेबल बनाओगे, जितना सारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिए हैं ये टेबल बनाओगे और उसको लिख लोगे। रफ में लिखो, फेयर में लिखो, अनलवली में लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन इसको लिखोगे 5, 7, 10 बार, ताकि आपको छटाछट याद हो जाए, यहां पे आ जाए, लबों पे याद हो जाए, इसे कि कभी नहीं भूलो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। और जितना बढ़िया ये सब फॉर्मूला याद रहेगा ना, उल्टा उल्टा तरीके से, उतना जल्दी क्लिक होगा क्वेश्चन, उतना जल्दी क्लिक होगा। और नहीं रहेगा याद तो क्लिक ही नहीं होगा। वैसे भी इंटीग्रेशन चैप्टर में एक बहुत शानदार नेचर क्या है मालूम, 10वीं क्लास का ट्रिगोनोमेट्री याद है। जब आप 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री थे तो प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन आते थे, और वो प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन में ऐसा होता था कि जब टीचर बनाते थे तो खूब मजा आता था, और जब अपने पे आती थी तो बनता ही नहीं था, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था क्या करना है। तो सेम यहां पर भी है, इंटीग्रेशन में भी जब मैं बनाऊंगा तो खूब मजा आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में, ऐसा लगेगा वाह क्या सोच रहे हो सर। लेकिन जब आप पर आएगी तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा शुरू कि क्या करना है। अगर उस स्थिति से आप निजात नहीं पाए तो हमेशा के लिए आपकी स्थिति ऐसी रह जाएगी। और उसको निजात करने का सबसे रामबान तरीका है, काम करेगा ही करेगा, वो है फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। जितना बेहतर फॉर्मूला रटा हुआ होगा उतना जल्दी क्लिक करेगा दिमाग। आप कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो, कुछ बोल लो, हमको भी लगता है कि पता नहीं किसको पढ़ा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ही फॉर्मूला होगा, दे लपालप फॉर्मूला भरेगा। बट एक के दिन एक ही लेक्चर में जितने फॉर्मूले लिखेंगे उतना फॉर्मूला आपको याद करना है, बाकी कभी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। हमेशा के लिए 2 दिन का मेहनत है और पूरे इंटीग्रल कैलकुलस आपका।
1 महीना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, 2 दिन का मेहनत है फॉर्मूला याद करने में और पूरा ही इंटीग्रल कैलकुलस आपका। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता है, जीई होता है, पता नहीं भूल गए, लेट मी चेक। कहो यार, जब टीचर चैप्टर का स्पेलिंग है भूल जाए तो कैसे पढ़ाएगा वो। नहीं बे, सही है, सही है, इंटीग्रेशन सही है भाई, है। तो पहला तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इसके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसका प्रैक्टिकल कोई भी मीनिंग नहीं है, जो सिर्फ एक टूल्स है, और ये टूल्स का इस्तेमाल आपको खूब जम के फिजिक्स में भी हुआ होगा, जो सिर्फ एक टूल्स है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं है। मीनिंग तो उस दिन आता है जिस दिन इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन लग जाए, जिस दिन इसमें लिमिट लग जाए, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये भी फुल मीनिंगफुल नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी फुल मीनिंगफुल नहीं है, ये भी अधूरा है, ये तो बेसिक टूल्स है। हमको अल्टीमेटली इंटीग्रेशन सीखने का मतलब टारगेट होता है कि एरिया फाइंड करना, टारगेट इज एरिया फाइंड करना किसी भी कर्वेचर का, एरिया फाइंड करना। तो उस एरिया तक पहुंचने के लिए हमको 2 स्टेप क्रैक करना होता है। एक स्टेप की हम पहले इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये सीख लें, उसके बाद हम लिमिट कैसे लगा के इंटीग्रेट करते हैं ये सीख लें, और उसके बाद हम सीखते हैं कि एरिया का क्या मतलब है, एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 2 स्टेप जो है ये टूल्स है, जस्ट एक टूल्स है जो कहीं भी यूज हो सकते हैं, ये मैथमेटिकल टूल्स है, ये कोई चैप्टर वैप्टर नहीं। इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत मीनिंग है, लेकिन सब दिन प्रॉपर मीनिंग उस दिन आएगा जिस दिन एरिया चैप्टर चलेगा। दिखा देते हैं मीनिंग क्या होता है इंडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये देख लो कि मीनिंग क्या होता है। अगर हमको यहां पर किसी ने स्क्वायर दे दिया तो बड़ा आसानी से एरिया काउंट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से एरिया काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने स्क्वायर ना दे करके ऐसा दे दिया, बोला है ये एफ ऑफ एक्स, अब बताओ कि x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी का जो रीजन है ये वाला, इसका एरिया क्या है। तो इसका एरिया हमको मिल जाएगा, इसी एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे ना भाई साहब, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट x की वैल्यू, x की लोअर लिमिट a से लेकर के और x की अपर लिमिट b तक। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड अभी बताने वाले हैं कि टेक्निकल नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो कुछ मिल जाएगा वो बन जाएगा एरिया, वो जो कुछ मिल जाएगा वो बन जाएगा एरिया, यानी यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर क्यों होता है ये, कैसे होता है, कैसे आता है, आखिर फॉर्मूला इंटीग्रेट करने से क्यों मिलता है। और इंटीग्रेशन एक्चुअली छोटे छोटे एरिया का सम है। ध्यान दो, ये छोटा वाला एरिया छोटे छोटे एरिया का सम है, वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे तब आप सीख जाओगे कि इंटीग्रेशन है क्या और एक्चुअली इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग है। और ये इस सिंबल का मतलब, इसी को समेशन भी बोल सकते हो। सम टाइम इंटीग्रेशन के लिए ये वाले सिंबल भी यूज किया जाता है, यहां से लेकर के कोई लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटे छोटे एरिया का सम, छोटे छोटे एरिया का सम। देखो मान के दिखाते हैं। अब मान लो कि आप यहाँ पर एक लाइन खींचे और उसके जस्ट बाजू में एक ऐसा लाइन इतना क्लोज खींच दिए कि ये रीजन आपको लगभग रेक्टेंगल नजर आ गया। अब उस लाइन के जस्ट बाजू में आपने इतना क्लोज लाइन खींच दिए कि अगला रेक्टेंगल नजर आ गया। तो अगर एक एक लाइन बनाएंगे तो सब के सब तो रेक्टेंगल ही तो है। तो इन सभी छोटे छोटे रेक्टेंगल जिसका लेंथ, जिसका विड्थ है h और हाइट है एफ ऑफ एच, ऑफकोर्स हाइट है एफ ऑफ एच और विड्थ है h। तो h कामा एफ ऑफ एच, सॉरी h और एफ ऑफ एच, विड्थ h है और लेंथ एफ ऑफ एच है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का सम है ये एरिया। और वही एरिया को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन में और आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों को, अभी तो बेसिक फंडा दे दिया। इंटीग्रेशन इज एक्चुअली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां से शुरू होगा। इंटीग्रेशन इज
इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ या रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इनवर्स या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इंटीग्रेशन क्या है, किसी ने बोल दिया, समझने के लिए देखो कि एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या कहता है, किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स को जब इसी के खुद के वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, तो जो फंक्शन आता है वो मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। यह है इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, भूलोगे नहीं। मतलब ऐसा है कि किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको डेरिवेटिव मिलता है, और वही डेरिवेटिव को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको फंक्शन मिलता है। यानी एक स्टेप डिफरेंशिएशन मान लो कि मतलब फॉरवर्ड है तो इंटीग्रेशन उसका बैकवर्ड है, या फिर उल्टा, अगर इंटीग्रेशन एक स्टेप फॉरवर्ड है तो डिफरेंशिएशन उसका बैकवर्ड है। यानी ऐसा है कि अगर मैं कभी जिंदगी में डिफरेंशिएशन ऑफ बंदर इक्वल टू हमको चूहा मिल रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ चूहा इज इक्वल टू बंदर मिलेगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये। अभी इसको इंट्रोड्यूस नहीं करते। अगर मैं बंदर को डिफरेंशिएट करके चूहा प्राप्त करता हूं तो चूहा को इंटीग्रेट करके बंदर प्राप्त करूंगा। बहुत सिंपल है। उल्टा होता है, इसको डिफरेंशिएट करके ये मिल रहा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर हमको डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो कि कोई केला है को डिफरेंशिएट करके हमको डिफरेंशिएशन ऑफ हाथी मिल रहा है, मान लो हाथी मिल रहा है, तो इट्स इंप्लाइज दैट हाथी का इंटीग्रेशन जो है वो केला हो जाएगा। हाथी का इंटीग्रेशन केला हो जाएगा। बहुत सिंपल है। किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर जो कुछ मिलता है, डेरिवेटिव मिलता है, उस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करने पर डिफरेंशिएशन मिलता है, सॉरी इंटीग्रेट करने पर अपने को मूल फंक्शन मिलता है। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। अब इसमें ये कांस्टेंट क्या है ये अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। तो इतनी सारी बात लिख लीजिए, आगे और भी नाम बताने वाले। समय भी लगभग समाप्ति पर आ गया है। सॉरी आज हम आपको बहुत देर नहीं पढ़ा पाए, तो टेक्निकल प्रॉब्लम था, पढ़ा लिए इतना बहुत है। सर 13 वाले फॉर्मूले में प्लस होगा। अगर मुझसे कोई फॉर्मूला लिखने में गलत हो जाए तो आप उसे ठीक कर लेना। अब तो मैं मिटा चुका हूं, 13 वाला फॉर्मूला भी भूल गया क्या था। अगर कहीं लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आप उसे ठीक कर लेना। स्टार्ट कीजिए। क्या स्टार्ट करूं? क्या शुरू करें? समय समाप्त हो गया, बोल रहे हो स्टार्ट करो। अब कमेंट नहीं किया बहुत देर से, कुछ कमेंट करो जल्दी से, पढ़ना है हमको। डन। विभूति डन 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 हुआ। हुआ हुआ डन। प्रांशु, चित्र, विशाखा, निश्चित, तन्वी, ईशा, मोहित, वृंदाली। देखो आज कुछ भी हो जाए, जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया हूं और जो मैंने टारगेट दिया हूं उसको कल तक याद हो जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, एक दिन तो मैं बोल रहा हूं कि याद करो। 2 साल से पढ़ा रहे हैं, 1.5 बरस हो गए आपको पढ़ाते पढ़ाते, आज तक कभी कुछ बोला कि याद करो, ये लर्न करके आना? नहीं ना। याद है कभी बोला हो कि ये चीज लर्न करके नहीं आए कल तो तुमको उड़ा देंगे हवा में? ऐसा तो आज तक कभी नहीं बोला कि अगर ये याद नहीं हुआ तो फूंक देंगे उड़ जाओगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आज पहली बार बोल रहा हूं कि ये सब चीज याद कर लेना, और कल भी कुछ दूंगा उसको भी याद कर लेना।
2 दिन का तकलीफ है, सिर्फ 2 दिन का तकलीफ है। अगर इस 2 दिन में पढ़ाई गई सारी बात आपको लर्न हो गई तो आपको इंटीग्रल कैलकुलस आपका है, प्रॉमिस करता हूं। हालांकि इंटीग्रेशन बनाने में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है, बट मैं इसका सॉल्यूशन निकाल चुका हूं, मैं इस समस्या को सुलझा चुका हूं। अक्सर मैं उस समस्या को सुलझाने पर जोर देता हूं जिसमें बच्चे ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं। तो इंटीग्रेशन पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। और उसी अलग तरीका के मुताबिक मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले लिखा है पहले लेक्चर में। ये वो बात है जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने एक लेक्चर इसमें बर्बाद नहीं किया, क्योंकि यूज किया। मुझे पता था कि मुझे अगर ट्रेडिशनल वे में इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो नहीं बनेगा, बच्चे से बोर हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल वे से अलग हट करके मैंने कुछ ऐसा तरीका निकाला हूं जिसमें ज्यादातर बच्चे को इंटीग्रेशन की समस्याएं रिजॉल्व हो जाती हैं। तो आप मुझ पर यकीन कर लो, यकीन तो करते ही हो कि हम आपका इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तकलीफ नहीं होने देंगे, ये